स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो टॉपिक है हमारा वह है लॉ ऑफ रिटर्न। ये लॉ ऑफ रिटर्न बेसिकली इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जस्ट एक बार आपको 2 मिनट का टाइम लेंगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स का ओवरऑल जो मीनिंग था वह हमने आपको बताया था कि किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी इंडिविजुअल के वेलबींग की जब आप सोचते हैं तो क्या है वह इकोनॉमिक्स। लेकिन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको बताने के साथ ही जो है हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रोडक्शन हो या कोई भी काम हो, पैसा हर जगह लगता है। पैसा के बिना कुछ भी जो है संभव नहीं है आज के सोसाइटी में। तो जब बात करते हैं पैसे रुपया की, तो टेक्नोलॉजी हो कि प्रोडक्टिविटी हो कि प्रोडक्शन हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, और सब जगह इकोनॉमिक्स लगता है। और यदि सब जगह इकोनॉमिक्स लगता है तो फिर इंजीनियरिंग इससे कैसे अछूता रह जाएगा। बात आई थी सोशल सिक्योरिटी की हो या फुल एम्प्लॉयमेंट की हो। फुल एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमिक्स लगाए बिना नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी के बिना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज जो है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी उससे अछूता नहीं है। दूसरा टॉपिक हम लोग गुड्स एंड वैल्यूज की बात किए थे। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कोई भी आइटम का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसकी वैल्यूज क्या है, और प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस क्या है। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 105 में देखे थे। उसके बाद वेल्थ एंड वांट्स अर्थात डिजायर, ये टॉपिक पूरा का पूरा निश्चित देखिएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेल्थ एंड वांट्स, लोगों की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और साथ में ही समृद्धि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। और साथ में ही हमने कई तरह की जो है नीड बताए थे, टाइप्स ऑफ वांट बताए थे, क्यों लोगों की इच्छाएं इतनी आज के समय में बढ़ गई है, नीड क्या है, कंफर्ट क्या है और लग्जरी क्या है। इन सब के बीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस बताए थे, जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 110 में भी बताएंगे। वेल्थ के बारे में बहुत डिटेल बताए थे। इस वेल्थ को भी आप समझिएगा कि पैसा होना वेल्थ नहीं है। पैसा के साथ साथ आपके पास यूटिलिटी हो, आपके पास रहने के लिए घर हो, जमीन हो, कमोडिटी हो, कुछ आपकी पहुंच हो, आपकी परख हो, आपके रिश्तेदार अच्छे हों, आप हंसी खुशी से रहना जानते हो, आपकी एक सोसाइटी में इमेज हो, प्रेस्टीज हो, आपके खुद के अंदर ऑनेस्टी हो, जिम्मेदारी हो, हेल्थ अच्छी हो, इसको बेसिकली हम लोग वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ का मतलब ढेर सारा पैसा नहीं होता है। और वेल्थ भी कई तरह के होते हैं, इन सबको हम बहुत डिटेल में समझाए थे। इसके बाद कैपिटल्स क्या होते हैं, मनी, इनकम, मार्जिन, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें भी हमने बहुत ही डिटेल में समझाए थे। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ मनी बताए थे कि कितने तरह के मनी होते हैं, इनकम क्या होता है और मार्जिन क्या होती है, और जो है यूटिलिटी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बताए थे, जो कि आज फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न में। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि 2 4 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि हम कहें तो लॉ ऑफ रिटर्न बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का एक्सटेंडेड टॉपिक है। तो यदि है तो डिमांड एंड सप्लाई को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई में हमने बताए थे कि किस तरह से मार्केट काम करता है। इस साइड आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या करता है, सप्लाई करता है, और ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, कस्टमर के पास। दूसरा चीज़ है कि फैक्ट्री के पास भी रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो पहुँचेगा, तो जहाँ से पहुँचेगा तो फैक्ट्री भी अपने आप में एक कस्टमर हो जाती है। फिर हमने प्राइस का बताया था कि जब सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा तो रेट कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो रेट बढ़ेगा। और इन सब चीज़ों के लिए एक एक्सचेंज वैल्यू दैट इज कॉल्ड करेंसी, मनी,
इन टर्म्स ऑफ प्रिंटेड फॉर्म हम लोग बात किए थे कि वह होना जरूरी है। तो ये बहुत सारा जो है जैसे हमने बताए थे कि शेयर मार्केट तो पूरा का पूरा इसी का खेल है। शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो इसी का खेल है। लॉ ऑफ डिमांड बता दिए थे। अब लॉ ऑफ रिटर्न की बात करें तो हम जो है लॉ ऑफ रिटर्न के पहले कुछ बता दें कि लॉ ऑफ डिमांड और इसके बहुत सारे कर्व और जो है टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब वो सब टॉपिक में बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, अभी डिटेल में जाने में टाइम टू मच लग जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड का सिर्फ इतना सा था कॉन्सेप्ट कि कोई भी जो है आइटम है उसका डिमांड यदि बढ़ता है, उसका डिमांड यदि बढ़ता है तो जो है बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सेलर उस चीज को फुलफिल करने के लिए मार्केट में आते हैं और डिमांड के साथ साथ प्राइस जो है जनरली बढ़ता है यदि सप्लाई कांस्टेंट है तो, यदि सप्लाई कांस्टेंट है तो। लेकिन साथ में ही यदि सप्लाई बढ़ गया, क्या सप्लाई यदि बढ़ गया, हमारा सप्लाई यदि बढ़ गया तो फिर डिमांड बढ़ने के साथ ही प्राइस क्या होने लगता है, धीरे धीरे कांस्टेंट होने लगता है। इस चीज को हमने ग्राफ के थ्रू भी समझाया था। डिमांड कर्व बताए थे हम आपको कि ये प्राइस और क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है। और प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में एक जो है जो कर्व आप ड्रॉ करेंगे डिमांड ऑफ कर्व का, एक पॉइंट आएगा जो सैचुरेशन पॉइंट, जो पीक पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट होगा। क्योंकि डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि जो भी आइटम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आटा का जो है रेट बहुत बढ़ जाए तो भी आदमी मजबूरी में खाएगा, मरेगा थोड़े ही। पानी का कीमत कितना भी बढ़ जाए आदमी पिएगा। लेकिन कुछ आइटम्स है, खास करके कंफर्ट और लग्जरी आइटम, जो कीमत आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लोग जो है वो खरीदेंगे ही नहीं, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फिर प्राइस बढ़ने की चांसेस ही खत्म हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाए थे आपको, साथ में ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ाए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था। आज की आधा घंटा के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में हम कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि जैसे कोई आपके मार्केट में जाते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, इसको बहुत अच्छे से हमने समझाए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टी शर्ट, एक टी शर्ट 500 का है, लेकिन 3 शर्ट खरीदेंगे तो 1000 रुपये का है। तो यहाँ पे फायदा तो है कस्टमर को, तो क्या दुकानदार को घाटा है? नहीं। ये कमाता कहाँ से है? वॉल्यूम बेसिस पे कमाता है। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम कर दिया, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो प्रॉफिट जो है प्राइस से हमेशा नहीं आता है बल्कि वॉल्यूम से आता है। क्योंकि प्राइस जब 500 रुपये था तो दिन भर में 50 बेचता था, 5000 रुपये का इनकम हुआ, 100 रुपये यदि प्रॉफिट सोच ले तो। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रॉफिट जो 100 रुपये था वो घटकर कितना हो गया, 75 रुपीज हो गया मान लीजिए। क्योंकि यहाँ एक टी शर्ट एक्सेस दे रहा है तो 75 हुआ, लेकिन दिन भर में वो कितना बेच दिया, 300, तो 75 इंटू 300। अभी आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट शेयरिंग देखेंगे तो कीमत कम करने से प्रॉफिट घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, बशर्ते कि वॉल्यूम, बिक्री हमारी बढ़ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि वॉल्यूम तो हमारा बढ़ा, प्रॉफिट शेयरिंग भी बढ़ा, लेकिन एक दूसरा चीज है कि प्राइस जब कम करते हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू भी कई बार कम होती है। तो ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए भी प्राइस ज्यादा कई बार रखना पड़ता है। उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए थे कि किस तरह से डिमांड बढ़ने और घटने के साथ प्राइसेस जो है हमारी घटती और बढ़ती है। फिर लॉ ऑफ जो है शेड्यूलिंग बताए थे, सप्लाई के बारे में बहुत सारा चीज बताए थे और सप्लाई कर्व जो है ड्रॉ करके आपको दिखाए थे। इसमें एक इलास्टिसिटी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लोग जो है डिस्कस किए थे। अब आज जो है बहुत सारा की कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के साथ ही लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, ये सब पढ़ने के साथ साथ ही
अभी हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न के ही ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक एक करके हम बताएंगे, थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना। क्या होता है, जनरली जो भी आइटम है, आदमी क्या करता है, ऑप्शन देखता है। जैसे ऑप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और आप जो है जैसे वेजिटेबल्स का बात कर ले, कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल्स है, या मान लीजिए कि कोई फ्रूट्स है, ठीक है। आप डेली जो है एप्पल खाते थे, बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन सुबह एक एप्पल खाना चाहिए, उससे इतना फाइबर मिल जाता है कि आपका पेट स्वस्थ रहता है, प्रोटीन मिल जाता है, बहुत सारे फायदे हैं। अब एप्पल जो है पहले जनरली क्या था, 100 रुपीज था रेट, अब किसी कारण से बढ़ करके 400 हो गया, ठीक है। तो प्राइस बढ़ गया तो ओब्वियसली डिमांड घटेगा, लेकिन जो रोज खाने वाले हैं वो क्या करते हैं, इसका डिमांड बढ़ गया ना, सॉरी प्राइस बढ़ गया ना, तो अब वो क्या करेंगे, एप्पल की जगह चीकू खाना शुरू कर देंगे, अमरूद खाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब कि ऑप्शन तलाश लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए, मार्केट में आप जा रहे हैं क्या, वॉशिंग मशीन खरीदने, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल ले लें, अब वॉशिंग मशीन बहुत सारे कंपनी का है, चाहे वो एलजी का हो या वर्लपूल का हो, ठीक ना, या गोदरेज का हो, बहुत सारे कंपनी है। अब हर कंपनी के कई बार, अब चूंकि ऑनलाइन का जमाना है तो लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, किसका, फंक्शंस का और कॉस्ट का। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि रिप्लेसमेंट, सॉरी जो है ऑप्शन एक है तो दूसरे के जो है, तो इसके लिए कंपैरेटिवली जो है जो आपकी डिजायर है उसकी पूर्ति भी हो जाती है, काम भी चल जाता है हमारा। तो इसमें यदि आप प्राइस और क्वांटिटी की बात रखेंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी की ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे दोनों ही कर्व एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं जो है, एक यहाँ से भी आप देखेंगे और यहाँ से भी देखिए, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं एक ही जो है एक कर्व पे जा करके मिलता है, जिसको हम लोग जनरली इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड चेंज ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या? इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, याद रहेगा, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड चेंज ऑफ डिमांड, ठीक है, चेंज ऑफ डिमांड। तो बेसिकली a situation comes when further exchange does not bring any benefit and the exchange stops. This is the principle underlying the law of substitution. यहाँ पर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर देते हैं कि बेसिकली ए सिचुएशन, अब ये सिचुएशन कब आ गया कि जब आप एक जो है कंपैरेटिवली आपका मोर डिजायर है, आप चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, and not have the every exchange transaction increases one's satisfaction and the process of exchange continues as long as the utility received in exchange is greater than the utility provided by the possession. In that case a situation comes, जैसा कि अभी हमने आपको जो है अभी एग्जांपल दे रहे थे, बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, कोई टी शर्ट, क्या होता है कि 500 का टी शर्ट था, अभी 500 का टी शर्ट था और कितना एक था, लेकिन 1000 का जो है, 1000 का यही टी शर्ट अब कितना मिल रहा है, 3, ये क्वांटिटी हो गया। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि जो है मार्केट में कस्टमर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हमें 3 मिल रहा है 1000 में, तो क्यों नहीं ये ले लिया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्राइस भी कम हो गया कि नहीं, प्राइस कम हो गया, तो प्रॉफिट क्या हुआ कंपैरेटिवली। तो अभी हमने बताया था कि वॉल्यूम यदि बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट एक सिचुएशन आएगा जिसके बाद जो है हम कम नहीं कर पाएंगे। अभी कोई बोलेगा कि नहीं भाई आप जो है
3 ले रहे थे 1000 में, हम वो बोलेगा कि नहीं 500 हम ले रहे हैं, तुम जो है फ्री ही दे दो, क्योंकि जैसे जैसे इधर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो कीमत कम होगा, लेकिन एक लिमिट है, एक ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके नीचे कीमत ये कम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही चीज को हम यहाँ पे एक सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि एक सिचुएशन कम्स व्हेन एक सिचुएशन कम्स व्हेन फर्दर एक्सचेंज और ऑप्शन does not bring any बेनिफिट, तो उस केस में क्या होता है कि वहीं पे जो है स्टॉप कर देते कि नहीं अब इससे कम नहीं कर पाएंगे। एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है प्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं इसको, कि प्रोड्यूसर टेंड्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रोडक्शन बाय सब्स्टिट्यूटिंग लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ मोर इंपॉर्टेंट वंस इन ऑर्डर टू रेज दी प्रोडक्शन बढ़ाता है बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल मनी हो गया, मशीनरी हो गया, स्किल हो गया, है ना, तो ये सब एडजस्टमेंट करके क्वांटिटी एंड यूटिलाइजेशन चीजों का बढ़ा करके क्वांटिटी बढ़ाता है फॉर हायर प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, बट वहां भी एक लिमिट है, हर जगह एक लिमिट है, अप टू सर्टेन लिमिट तक ही वो चीजें बढ़ा सकता है। दूसरा है कंजप्शन, that means consumer always tends to substitute a thing that would yield him greater satisfaction in the place of another yielding less satisfaction। माने जो है दोनों चीज है, इंडिया में प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेटिस्फेक्शन भी हमको मिल जा रहा है और हमारी नीड भी पूरी हो जाए, तो ये भी एक थ्योरी काम करता है कहां पर, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। और तीसरा चीज होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी, कोई भी बिजनेस ओनर है वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोशिश करेगा कि जहां पे ज्यादा डिमांड है वहां पे चीजों को भेजें, वहां पर जो है कस्टमर के नीड को फुलफिल करें, तो वहां पे उसको ज्यादा इनकम हो सकता है, वहां पे अवेलेबिलिटी कराएगा। एक तीसरा इसी में आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि एक लिमिट तक ही सामने वाला कम कर पाएगा या एमआरपी बढ़ाता है। अब जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा भाई, एक लिमिट होगा ना, एक लिमिट होगा ना भाई। 10 रुपए का सामान जो है ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए में बिकेगा कि 100 रुपए में बिकेगा। अब 100 रुपए में यदि बिकने लगे इसका मतलब कि लूट हो रहा है, सारे नियम कानून तख्ते पे रख करके जो है मनमानी हो रहा है। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जो इंटरेक्ट होता है मार्केट में, तो बेसिकली प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पे दो फोर्स काम करता है जो है अपोजिट डायरेक्शन में, बार बार हम बोल रहे हैं, और यही चीज को बैलेंस करना है। जब मार्केट की प्राइस जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, क्वांटिटी की डिमांड जितनी हो रही हो उतनी सप्लाई हो, जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो, तो प्राइस क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। और इससे ज्यादा अब हम इसमें समझाने का मूड नहीं है, चाहे वो इक्विलिब्रियम किसी इंडस्ट्री का हो या कस्टमर का हो या किसी भी XYZ का हो। अब कोई भी जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन की ही हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में तो आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और जो फिक्स्ड रिसोर्सेस उसमें तो आप ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं ना दोस्त, कैसे करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट जो है काम नहीं करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक ही था वह है लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न बेसिकली कि एक एवरेज आउटपुट जो है
लॉ ऑफ रिटर्न जो है ना हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपके ऊपर भी जो है पेरेंट्स एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा रिटर्न अच्छा मिले, बच्चे को अच्छा जो है कहीं ना कहीं जॉब लगे। तो जो भी आपका प्राइस है या एवरेज आउटपुट, अब यहाँ पे प्रोडक्शन की यदि बात करते हैं, यदि प्रोडक्शन की हम एग्जांपल लें या इंडस्ट्री की, तो यही चीज क्या हो जाएगा, एवरेज आउटपुट पर वर्कर, एवरेज आउटपुट पर वर्कर, ठीक है। और ग्रॉस आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। अब आप जब सारी व्यवस्थाएं करते हैं ना, तो ये सब चीज का एक लिमिट है कि पहले बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा, ये जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब होता है कि विदाउट कंप्रोमाइज क्वालिटी, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ब्रांड वैल्यू से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से कोई जो है, उसके बाद जो है यदि इस ऑप्टिमम वैल्यू पे आप ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो यही जो है डिमिनिश होने लगता है। क्या होने लगता है, डिमिनिशिंग, घटने लगता है क्या, आपकी प्रॉफिट। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न ऑक्युपाई ए सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोडक्शन। ये आप जो है ध्यान रखिएगा, हम लिख भी देते हैं क्या, लॉ ऑफ रिटर्न प्ले ए सेंट्रल रोल इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ये एक सेंट्रल रोल, मतलब मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन है वह चाहता है कि उसकी क्वांटिटी जो है बढ़े, और बहुत सारे फैक्टर्स को वह मैनेज करता है फॉर हायर प्रॉफिट्स। और बहुत सारे गवर्निंग कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे गवर्निंग कंडीशन होते हैं, जो कुछ हम लिख देते हैं, सब लिखना संभव नहीं है। अब गवर्निंग कंडीशन क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारे गवर्निंग जो कंडीशंस हैं जिसको आप जो है सोच सकते हैं, जो आप काम कर सकते हैं, जैसे रेट ऑफ लेबर, ठीक ना। आप परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी जो है आप ला सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। न्यू स्किल आप जो है, हैप्पी इन्वायरमेंट आप दे सकते हैं वर्कर को, हैप्पी इन्वायरमेंट, क्योंकि जब सामने वाला खुश होगा तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, गवर्निंग जो है वो होते हैं, जिसके चलते आपका जो है रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, अच्छा होता है। इसी के साथ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी आता है, दोनों आएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, भाई आप भी किसी बैंक में पैसा रखते हैं तो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमें मिले। तो इंक्रीजिंग मतलब क्या, विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वन और मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट और रिटर्न गोज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स यहीं पे लिखते हैं विद एवरी एडिशनल, जैसे वर्कर है, वर्कर को आपने ट्रेनिंग दे दिया, तो ट्रेनिंग के बाद हमारा आउटपुट तो बढ़ना चाहिए, या आपने नई मशीन खरीदा तो पहले से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ऊपर होना चाहिए, क्वांटिटी या क्वालिटी कुछ तो अच्छा हो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। तो विद एवरी एडिशनल यूनिट और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
कीपिंग ऑल अदर सेम, सब चीज सेम रहेगा, कोई एक चीज चेंज करके आप देखते हैं कि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन अदर सेम द कॉरस्पॉन्डिंग return is increasing, then it is called basically it is called law of increasing the return. अब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने आपको बताए, इसमें इंटरनल इकोनॉमिक्स हो चाहे एक्सटर्नल हो, या मार्केटिंग पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केटिंग अच्छा कर दिया आपने, ब्रांडिंग अच्छा कर दिया आपने, एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर दिया, तो क्या उससे हमारा ओवरऑल आउटपुट बढ़ा? ठीक इसी तरह से हमारा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दैट मीन्स कि रिटर्न इंक्रीज इन आउटपुट डू नॉट कंटिन्यू इंक्रीजिंग इंडेफिनिटली एज द साइज ऑफ एंटरप्राइज ग्रो। मतलब आपकी फैक्ट्री तो ग्रो हो रही है, फैक्ट्री ग्रोज, बट रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए, आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बेसिकली states that if with every additional unit of some factor of production the corresponding addition of return goes decreasing, जो यहाँ पे increasing था वो क्या हो गया अब decreasing, then it is called diminishing return. diminishing return सोचने वाली बात है, सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। और कुछ होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ये भी आजकल खूब चलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है बेसिकली कि हम जितने फैक्टर्स लगाएंगे, जैसे एक हमारी फैक्ट्री है, मान लीजिए ये क्या फैक्ट्री है, और जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी रेशियो में हमारा रिटर्न भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एक चीज होता है कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है और टोटल इसमें जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया 14,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, और इस 14,000 करोड़ रुपीज पे वो 10% रिटर्न ईयरली दे रहा है। वह क्या होता है, इसी में खुश रहता है, 10% में ही खुश होता है, और कभी खुदा न खास्ता 12% इंक्रीज होगा तो 2% क्या करेगा, इधर इन्वेस्ट कर देगा, वो 10% में ही खुश है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। यदि रिटर्न ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बोनस दे देगा एम्प्लॉय को, इन्वेस्टमेंट कर देगा, यदि 10% से कम होगा बोनस काट लेगा। तो ये एक फैक्टर होता है इसका लॉ ऑफ रिटर्न का। इसके अलावा लॉ ऑफ रिटर्न के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन है, कई बार चीज़ें सही जगह नहीं पहुंचती है, रेंट है, प्रॉफिट है ना, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली जो है जो अपन पढ़ रहे थे लॉ ऑफ रिटर्न, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यदि 5 मिनट ले ले तो वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए रिटर्न कहाँ कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा, आपने जो है प्रोडक्ट तो बना लिया, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना लिया, और आपके पास जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट का इन्वेंट्री आपने तैयार कर लिया, लेकिन सही समय पर यदि मार्केट में नहीं पहुंचा, कस्टमर के पास नहीं पहुंचा, तो वो जो है कोई मतलब नहीं है। तो डिलीवरी ऑन द टाइम, डिलीवरी ऑन टाइम, फिर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सेफ्टी भी बहुत जो है, और जो है जो आपका जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जिसको बोलते हैं आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, दैट आल्सो कम्स अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये एक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसमें तो संभव नहीं है, एक अलग से जो है टॉपिक है ये। तो ये किसी टॉपिक में कवर अप करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो होगा तो उसकी वीडियो का लिंक इसमें डाल देंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अपन कंसीडर करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई मकान बनाते हैं, आप कोई बिल्डिंग बना दिए, जब बिल्डिंग बनाए तो आप क्या करते हैं, इसको रेंट पे देते हैं। क्यों देते हैं रेंट पे? क्योंकि एक पीरियड के बाद मंथली ईयरली आपको क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाता है। तो ये भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का जो है जरिया है, डीलिंग विद द प्रॉपर्टी बिल्डिंग हाउसेस दैट यू मस्ट गेट द रेंट। साथ में सिर्फ हाउस का ही नहीं, मशीन आपने खरीदा, कंपनी के आप मालिक है, मशीन खरीदे कितने का, 2 करोड़ का, तो इसका यदि आप कहीं से हायर करते, मान लीजिए 2 करोड़ का मशीन खरीदने के बजाय किसी थर्ड पार्टी से इस मशीन को हायर कर लेते, तो वो अपना रेंट लेगा कि नहीं मशीन का। तो मान लीजिए कि रेंट लिया 5 लाख रुपया पर मंथ, सपोज कर लीजिए कि 5 लाख रुपया पर मंथ लिया। तो अब यदि आपने 2 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको भी रिटर्न मिलना चाहिए कि नहीं, 5 लाख रुपया। उसी तरह से रिटर्न का ही मतलब होता है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है और रिटर्न में कोई बहुत ज़्यादा जो है फर्क नहीं है, बट रिटर्न इज द मिनिमल फैक्टर एंड प्रॉफिट इज द नेट आउटपुट। नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप इसको बोल सकते हैं। प्रॉफिट में भी क्या है, एक नेट प्रॉफिट होता है और एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस profit. Net profit is the reward to the business for running the business by taking their risk, और ग्रॉस बेनिफिट प्रॉफिट जो है ओवरऑल सब मिला करके। ग्रॉस प्रॉफिट में जो आपको सैलरी के अलावा जो है HR मिलता है, और जैसे कंपनी की बात करें तो ब्रांडिंग मिलती है, गवर्नमेंट से टैक्सेशन मिलता है, अवार्ड रिवार्ड ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से भी जो है उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट में देखते हैं। तीसरा रिटर्न आप जो है उम्मीद करते हैं कहाँ से, बैंक से। बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो वहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि बैंक क्या है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी, एन इंस्टीट्यूशन दैट इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मनी एंड रिपे द सेम ऑन डिमांड। तो यहाँ भी सप्लाई एंड डिमांड का पूरा खेल है। यदि पब्लिक ज़्यादा डिमांड कर रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो बैंक की कमाई ज़्यादा हो जाती है। यदि सप्लाई ज़्यादा है, बैंक के पास सरप्लस मनी है, खूब पैसे हैं और लोग लोन ले नहीं रहे हैं, तो बैंक क्या करेगी, पैसे को अगरबत्ती थोड़ी दिखाना है, अल्टीमेटली लोन देना है। तो इसी हिसाब से इंटरेस्ट जो है बैंक का आप देखेंगे कि बढ़ते घटते रहता है। तो इट सोलली डिपेंड्स ऑन द डिमांड। ठीक उसी तरह से आप निश्चित ही स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने होंगे। किसका, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने होंगे। स्टॉक एक्सचेंज में अपने यहाँ इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज की बात छोड़ देते हैं। यहाँ पे है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2 स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। शेयर मार्केट कैसे काम करता है इस वीडियो में तो कवर अप करना मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि कोई कंपनी है, कोई मालिक है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसको एक कंपनी बनानी है। कंपनी के लिए जो है मान लीजिए 15,000 करोड़ रुपये चाहिए, 15,000 जो है करोड़ रुपये चाहिए। अब उसके पास तो है नहीं, तो 2 ऑप्शन होता है कि या तो बैंक से लोन ले ले, तो बैंक पे एक 10% या 20% जो भी रिटर्न है ये उसको रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा, अभी रिटर्न कहाँ से करेगा, प्रॉफिट होगा तो ही ना, प्रॉफिट होगा तो ही। अब मान लीजिए उसको 50% प्रॉफिट हो रहा है और देना कितना है 10%, तो 40% के मार्जिन में वो खेल रहा है। और यदि घाटा हो गया 40%, तो यदि घाटा हो गया तो भी उसको 10% बैंक को देना है, क्योंकि बैंक तो छोड़ेगा नहीं, लेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ऑनर, जो कंपनी के बड़े बड़े मालिक हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी है, वो क्या करते हैं कि पैसा बैंक से लेने के बजाय क्या लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, थ्रू दी शेयर मार्केट। पब्लिक से लेते हैं भाया शेयर मार्केट। कैसे,
जैसे 15,000 करोड़ का है ना, तो 100 रुपया का जो है वो कर देंगे, क्या, शेयर बना देंगे। मान लीजिए एक, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक शेयर का जो है वो कीमत रख दिए, मान लीजिए RS 150 रुपया। तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे आपके पास? टोटल शेयर जो है आपके पास हो जाएंगे 100,000 शेयर हो गए। अब इसको पब्लिक के बीच में वो कर देते हैं, पब्लिक शेयर खरीदती है। पब्लिक शेयर खरीदी तो पूरा का पूरा पैसा किसका लग गया इसमें? पब्लिक का। मालिक का कोई पैसा नहीं। अब मालिक क्या कर रहा है, इस कंपनी को चला रहा है। कंपनी यदि अच्छी चल रही है और प्रॉफिट आ रही है तो प्रॉफिट ये शेयर धारकों को बांट देता है बजाय बैंक को देने की। तो किसको दे देगा? पब्लिक को दे देगा। अब मान लीजिए कि यदि 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ, RS 100 करोड़, 100 करोड़ किसको बांट देगी कंपनी? पब्लिक को। पब्लिक माला माल हो जाएगी। यदि 100 करोड़ घाटा हो गया, पैसा डूब गया, किसका डूबा? पब्लिक का, न कि मालिक का। मालिक निश्चिंत है। यही शेयर मार्केट है। इसीलिए शेयर मार्केट में जो कंपनी बहुत अच्छी चलती है, देखिएगा उसका शेयर की कीमत बहुत रहेगा। कंपनी यदि का परफॉर्मेंस खराब है, शेयर प्राइस उसका नीचे जाएगा, क्योंकि वो रिटर्न नहीं दे पा रही है। पब्लिक भी उसी कंपनी को का शेयर खरीदती है जिसका उम्मीद रहता है कि भाई इससे हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली रिलेटेड टू द रिटर्न। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पेरेंट्स भी आपके ऊपर इसीलिए खर्च कर रहे हैं, खूब पढ़ा लिखा रहे हैं कि उनको रिटर्न मिले। रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड मिल सकता है, सोशल इन टर्म्स ऑफ मनी मिल सकता है, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट मिल सकता है, इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रेस्टीज मिल सकता है कि भाई फलाना का बेटा पढ़ लिख करके आज कलेक्टर बन गया, आज प्रोफेसर बन गया, आज टीचर बन गया। तो एक उनको एक प्रेस्टीज, एक अच्छा सा जो है फील होता है। इसी तरह से ट्रेड साइकिल की बात करते हैं तो साइक्लिक वेरिएशन इन ऑल ऑफ द मेजर आइटम्स, जैसे शुगर केन है तो साल में सालों भर थोड़ी मिलता है, उसका एक सीजन होता है। इसी के लिए इसको बोलते हैं सीजनल प्रोडक्ट। जैसे दीपावली का पटाखा है तो सालों भर थोड़ी बिकता है, वो तो दिवाली के टाइम पे ही बिकेगा। इसीलिए एक्सपांशन ऑफ बिजनेस दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेरिटी एंड रेगुलर कंजम्पशन ऑफ द आइटम। अदरवाइज जो है सीजनल प्रोडक्ट बहुत बड़ा उसका बिजनेस नहीं हो पाता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द डिमांड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड सो ऑन। तो आज हम लोगों ने लॉ ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट देखा। तो ये जो है थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन में तो समझा हुआ चीज़ ही काम आता है, बाद बाकी और कोई चीज़ काम नहीं आता है। उसके बाद हमने लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताए कि क्या होता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई एक चीज़ महंगा हो गया तो उसके ऑप्शन में आदमी दूसरा चीज़ देखते रहता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा चीज़ और दिमाग में आया, जैसे प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र आप देखे होंगे। जन औषधि केंद्र जो है, अब देखिए यहाँ पे जेनरिक दवाई, कहने के लिए जेनरिक दवाई बेचते हैं, जेनरिक नहीं रहता, दवा वही रहता है। लेकिन वही दवा यदि आप पैरासीटामोल, आप फीवर के लिए पैरासीटामोल खरीदने जाइए, देखिए ये पैरासीटामोल आप खरीदेंगे ना एबॉट कंपनी का, मान लीजिए, या सन फार्मा का, लुपिन का, किसी का भी आप खरीदेंगे तो हो सकता है कि ये पैरासीटामोल जो है RS 15 रुपया का आएगा। ठीक है, यही जन औषधि केंद्र से आप खरीदेंगे ना तो ये आएगा RS 2 रुपीज का। इसमें मैंने खुद कई बार खरीदा है। जो मेडिसिन हमने नॉर्मल मार्केट में RS कितना का था, 1285 का, वही हमने जन औषधि केंद्र से खरीदा मुश्किल से शायद 150 रुपया का। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी जन औषधि केंद्र जाइए, जहां भी है दवा वही रहता है, दवा बिल्कुल एज इट इज रहता है, कोई जेनरिक फेब्रिक नहीं, दवा बिल्कुल एज सच रहता है। सिर्फ कंपनी का ब्रांड वैल्यू नहीं रहता है, डॉक्टर्स को कमीशन नहीं रहता है। डॉक्टर्स दवा लिखते हैं, आप दवा खरीदते हैं, उस दवा खरीदने पे बड़े बड़े MR, बड़े बड़े डॉक्टर को कमीशन मिलता है। दवा यदि 50 रुपया में आप खरीद रहे हैं तो मान करके चलिए कंपनी के पास कितना जा रहा है, 10 रुपया। कंपनी के पास कितना जा रहा है, 10 रुपया, 40 रुपया सिर्फ कमीशन है।
मेरे प्यारे। लेकिन जन औषधि केंद्र, इसके लिए तो कम से कम मोदी जी को बधाई देनी चाहिए कि उनके दिमाग में एक अच्छी सोच आई और इस जन औषधि केंद्र में ठीक वही दवा मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट दुकानदार को बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ पे दुकानदार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मार्जिन है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कम है। और यहाँ पे टैक्स चूंकि गवर्नमेंट बहुत कम लेती है, नहीं के बराबर। और तीसरा कि ब्रांड नहीं है, बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनी है, कोई एमआर आपको नहीं लिखेगा। कोई डॉक्टर यदि आपको बोलता है कि जन औषधि केंद्र से दवा खरीद ली, समझिए को डॉक्टर नहीं, सच में भगवान है। बाकी तो डॉक्टर जो है भगवान नहीं, लुटेरा हैं, लूट रहे हैं। लूटने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। वाश बेसिन टेस्ट लिखते हैं पैथोलॉजी के नाम पे, जिस टेस्ट की जरूरत नहीं है वो भी लिख देते हैं कई लोग। और दवा लिखते हैं महंगी से महंगी दवाइयाँ जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन हो, 40% कमीशन, 50% कमीशन। इस कमीशन को जो है वो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, लूट करके जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल। आजकल तो ये भी दुर्भाग्य है देश का कि जैसे वो कौन सा क्या बोलते हैं, आ गया है आयुष्मान कार्ड। तो जैसे कुत्ते को दांत में खून लग जाता है ना, तो फिर वो छोड़ते नहीं है सामने वाले को। ठीक उसी तरह से आयुष्मान में 5 लाख का जो आ गया, तो आदमी को एक फीवर भी रहता है और हॉस्पिटल में जाता है ना, तो भी उसको 2-4 इंजेक्शन के बजाय जगह पे 2-4 ऑपरेशन कर देंगे। और जो एक पैरासीटामोल 5 रुपए से ठीक हो सकता था, उसके लिए वो जो है आईसीयू में उसको रख देते हैं 10 दिन, और कुल मिलाकर कम से कम 3-4 लाख का बिल तो बन ही जाता है। तो कुछ हॉस्पिटल, हालांकि कुछ ईमानदार लोग भी तो हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तभी तो डॉक्टर को भगवान हम बोल रहे हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं मेरे प्यारे। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने आपको शेयर किया कि जन औषधि केंद्र से भी आप सामान खरीदिए, दवाइयाँ खरीदिए, आपको सस्ता पड़ता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको लॉ ऑफ रिटर्न के बताए, और लॉ ऑफ रिटर्न में ये सब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया कि कैसे ये काम करता है। फिर रिटर्न जो है कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, ये दोनों चीज़ हमने बताए। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो है चीज़ें जो भी कंपनी बना रही है सही समय पे सही लोगों के पास पहुंच जाए, है ना। जैसे दिवाली है तो पटाखे वाली कंपनी जो है, देखे कहाँ के लोग जो है पटाखे ज़्यादा छोड़ते हैं और कहाँ पे बैन है। अब जैसे दिल्ली में हम बोले तो दिल्ली में क्या है, पटाखे बैन है, और आप वहाँ पहुँचा देते हैं, वहाँ डिलीवरी कर देते हैं, तो क्या फ़ायदा है आपको, कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों आज यहीं तक। आई होप कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने देखा धैर्यपूर्वक और इन वीडियोज को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के पूरे जो हमने अभी 10 लेक्चर लिए हैं उन सबको एक जगह समराइज करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, और वैल्यू, प्राइस, वेल्थ, वांट्स, कैपिटल, मनी, मार्जिन, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इस सारे फैक्टर्स को एक लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर होगा 110। आज यहीं तक, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।